नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फ्यूफ्लेट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम को लेके जो मन में संशय चल रही है कि आखिर कब तक होगा, इसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और दूसरा, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली सिलेबस में बहुत सारी चीज पढ़ने को है, लेकिन किस सेगमेंट से जो प्रश्न पूछा गया है पिछले कई सालों से रेलवे के एग्जाम्स में जो ट्रेंड्स रहा है, तो हम उसी के टॉपिक में बात करेंगे कि आपको आखिर किस टॉपिक में फोकस करना है, ताकि आप उस टॉपिक के प्रश्नों को आप आसानी से कर सके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस से जुड़ी जानकारी, और साथ ही बताएंगे आप लोगों को कि इस वीडियो में कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, ताकि रेगुलर जिस तरह से उस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में, वो प्रश्न आपसे आसानी से हो सके। चलिए देखते हैं। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम के बारे में बताएंगे कि इसका जो कुल रिक्तियों की संख्या थी वो लगभग थी 1,37,039। तो काफी बड़ी वैकेंसी है, और इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है एक नौकरी पाने के लिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम मोड जो होगा वो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए इससे जुड़ी और कुछ जानकारी इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और जिसमें आपको समय मिलेगा वो है 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट का समय में आपको पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करने का आपको मिलेगा। जिसमें से चलिए कुछ टॉपिक वाइज प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें बता देते हैं कि सामान्य विज्ञान जो है, यानी जनरल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे वो आप क्लास 6 to 10th के जो साइंस है, लगभग वैसे उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। वो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे एक दो, और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी प्रश्न इसमें रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है और बहुत आसान प्रश्न होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी प्रश्न होते हैं वो भी हम बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड जो प्रश्न होगा वो किस प्रकार के होगा। तो बता दें कि सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन यानी 25 प्रश्न रहेगा, जिसमें से अगर आप देखें तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सेगमेंट इसमें शामिल है। ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है गणित। गणित से भी आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा, यानी 25 क्वेश्चंस गणित से, मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में नॉर्मली जो सवाल होते हैं वो बहुत कठिन तो नहीं होते हैं, बहुत आसान ही होते हैं, बशर्ते कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, इसमें हम आपको वो भी बताएंगे कि आपको मैथमेटिक्स में किस सेगमेंट से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक को अगर आप सही तरीके से थोड़ा कायदे से पढ़ के जाते हैं तो आप आसानी से 25 में से 20 प्रश्न सही कर जाएंगे। मैथ में ऐसे सिलेबस अगर देखेंगे तो सिलेबस में बहुत सारा चीज पढ़ने को है, यानी पूरे मैथ्स को इसमें डाला है, चाहे आप ज्योमेट्री बोलिए, अलजेब्रा बोलिए, मैथमेटिक्स बोलिए, ट्रिगोनोमेट्री बोलिए, सारा चीज पढ़ने को डाला है। लेकिन आपको पढ़ना ज्यादातर, देखिए मेहनत करना अलग बात है, और एक रणनीतिक तौर पर मेहनत करना एक अलग तरीका है। तो आपको पढ़ना है रणनीति, यानी आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। आज के टाइम आप मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। चूंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो चुका है, और इस भारी कॉम्पिटिशन में आपका स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखता है कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका रणनीति बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस निकालें और सारा टॉपिक को आप एक एक करके सॉल्व कर लिए, जितने भी सिलेबस में डाला है। उससे क्या होगा ना कि उसको आपका अननेसेसरी मेहनत बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी चीज का जानकारी रखना अलग चीज है, आपको एग्जाम पास करना है, इसीलिए आपको रणनीतिक तौर से पढ़ना है कि आपको उसी सेगमेंट्स में ज्यादा फोकस करना है जहां से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हम वो भी बताएंगे कि मैथमेटिक्स में आपको किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व करें, और रेगुलर अगर उस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में तो आपको उसी चीज में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए, दूसरा थर्ड ऑप्शन जो है वो है जीआई, यानी जनरल इंटेलिजेंस और मानसिक क्षमता जांच, यानी जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग में भी आपको उन्हीं टॉपिक में फोकस करने हम बताएंगे, वो सारा टॉपिक भी बताएंगे आगे वीडियो में कि किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप उन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछा गया है, उस टॉपिक से अगर आप बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो आपका प्रश्न सही होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी।
और जो चौथा है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिससे कि 20 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 20 प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जनरल नॉलेज भी बोलते हैं, जीके कहते हैं। और करंट अफेयर, चूंकि करंट अफेयर से जो पूछा जाएगा वो लगभग मान के चलिए रेलवे एग्जाम का जो ये रहा है वो आप 2019 से 20 तक जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट है उसको पढ़ के जाइए, जिसमें से आप स्पोर्ट्स पढ़िए, स्पोर्ट्स अवार्ड, और दूसरी बात है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इन चीजों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट है आप उसको पढ़ के जाइए। इससे प्रश्न बनता है अक्सर। और जो रीजनिंग है इससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम बताएंगे आगे वीडियो में कि आपको सामान्य विज्ञान से जो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से किस सेगमेंट से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं अब जनरल साइंस से जो 25 प्रश्न पूछा जाएगा, आखिर वो टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं फिजिक्स को। देखिए फिजिक्स में बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा जनरल साइंस में वो 25 रहेगा, जिसमें से फिजिक्स में एवरेज जो पूछा गया है हर रेलवे के एग्जाम्स में वो 10 से 12 सवाल रहेगा आपको फिजिक्स सेगमेंट से। केमिस्ट्री से बता दूं 6 से 8 प्रश्न रहेगा, यानी 8 से 6 प्रश्न आपको रसायन विज्ञान से भी मिलेगा। और बायोलॉजी की बात करें यानी लाइफ साइंस जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, उसमें 6 से 8 प्रश्न आपको रहेगा बायो से। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं फिजिक्स के कि आखिर फिजिक्स में किस टॉपिक को आप बेहतर तैयारी करने के लिए आप बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आप फिजिक्स के इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि 10 से 12 ही सवाल पूछा जाएगा, तो इस 10-12 सवाल में आपको उन टॉपिक में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि जिससे प्रश्न पूछा गया है और उन पूछे गए सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए लाइट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। अगर आप देखें तो भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अपना एक अलग महत्व है। तो इस टॉपिक से जो रहेगा यानी प्रकाश से 2 से 3 क्वेश्चन आपका प्रकाश से रहेगा, लाइट टॉपिक से। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं यानी विद्युत जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। और मात्रक से आपका एक सवाल फिक्स है। मैं बता देता हूं कि आप मात्रक जरूर पढ़ के जाइएगा। और लाइट टॉपिक, इन 2 टॉपिक से आपका सवाल फिक्स है, एकदम आएगा ही आएगा। तो मात्रक से एक प्रश्न आपका एकदम डेफिनेटली फिक्स है। खोज जो जिसको बता रहा हूं यानी डिस्कवरी, तो डिस्कवरी में नॉर्मली पूछा जाता है जिस प्रकार के प्रश्नों में बता देता हूं 1-2 एग्जांपल के तौर पे। जैसे टीवी का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, ये जो कि फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है डिस्कवरी यानी खोजेज के बारे में। तो याद रखिएगा खोज से भी एक प्रश्न रहेगा। यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, जैसे होता है कि इंस्ट्रूमेंट से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में बता दूं जैसे स्पीडोमीटर हो, रेडियोमीटर हो, इन चीजों से रिलेटेड प्रश्न आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे बताता हूं कि वेग, त्वरण और बल, इससे भी आप ऊष्मा और साउंड, क्योंकि साउंड इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो साउंड से आप मान के चलिए आपको एक प्रश्न जरूर रहेगा साउंड टॉपिक से। आइए अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में भी 6 से 8 प्रश्न जो रहेगा, आखिर वो किस टॉपिक से प्रश्न रहेगा वो भी बता देता हूं। तो देखिए आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होता है उससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, यानी आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, जिसमें से मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसको बोलता है या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। एसिड बेस यानी अम्ल क्षार से 1 से 2 क्वेश्चन, तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए। क्योंकि आप इस टॉपिक को मैं दावे के साथ तो ये कहूंगा कि आप इन टॉपिक को अगर बेहतर तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में, तो आप 25 में से 18 प्रश्न गारंटी मैं बताऊंगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो बता रहा हूं कि एसिड एंड बेस से 1 से 2 प्रश्न रहेगा। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। रासायनिक सूत्र जो होता है उससे भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। धातु अधातु से आपका 1 क्वेश्चन है। मिश्र धातु से भी आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रमुख अयस्क जिसमें से नॉर्मली लोहा, हेमाटाइट के जो सूत्र बेस होते हैं जैसे Fe2O3, लोहा, हेमाटाइट, एल्युमिनियम, ये सब इन चीजों से प्रमुख अयस्क से भी आपका 1 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो आप इस टॉपिक को अगर बेहतर तैयारी करते हैं, यानी आप अपने डेली रूटीन में अगर साइंस को देखें तो साइंस में इन टॉपिक को नोट्स करके अगर आप अच्छे तैयारी करते हैं, एक एक टॉपिक को कायदे से पढ़ते हैं और नोट्स बना के जाते हैं, तो आप साइंस में 25 में से 18-20 प्रश्न आसानी से कर जाएंगे। फिजिक्स का मैंने जैसे कि बता दिया अभी कि लाइट को पढ़ के जरूर जाइए। इलेक्ट्रिसिटी, मात्रक, खोज, यंत्र, वेग, त्वरण, बल और ऊष्मा। अगर देखें तो सिलेबस में साइंस में कई
चीजें पढ़ना है, जिसमें पूरा फिजिक्स को डाला गया है लगभग, अगर देखें तो केमिस्ट्री में भी पूरी केमिस्ट्री को डाला गया है 9th-10th बेस्ड, और बायो में भी सारा बायो को डाला गया है। तो आपको पढ़ने के लिए बताया कि मैंने बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन पढ़ना उन्हीं चीजों का है जिससे आपको रिलेटेड प्रश्न, रिलेवेंट प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं हम बायो। बायो में 6 से 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से रक्त संचरण 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। विटामिन से 1 प्रश्न रहेगा, नॉर्मली विटामिन का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो विटामिन हो गया। जीन्स विज्ञान यानी जेनेटिक साइंस से भी 1 प्रश्न रहेगा। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। हार्मोन से भी 1 प्रश्न रहेगा। प्रदूषण, जिसमें से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से प्रश्न रहेगा आपका, और मानव शरीर तंत्र, जिसमें से पाचन तंत्र हो, इन चीजों से 1 प्रश्न आपका रहेगा। आइए हम लोग बात करेंगे रेलवे से कि रेलवे की इस एग्जाम को लेके जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी जो लेटेस्ट अपडेट है इस एग्जाम को लेके, आखिर कब तक होगा एग्जाम और क्या प्रक्रिया अभी तक हुआ है इस एग्जाम को लेके, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी को एग्जाम की जो लेकर लेटेस्ट अपडेट है वो है कि इस एग्जाम को लेकर जो टेक्निकल बिड की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुका है, और इस बिड को, फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया जो है, इसको आरआरबी भोपाल इसको फाइनलाइज करने जा रहा है। तो बता दूं कि आरआरबी का जो टेक्निकल बिड की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुका है, और आरआरबी भोपाल इस बिड को अब फाइनली फाइनलाइज करने जा रहा है, आरआरबी भोपाल। और ये फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, और इसमें सिर्फ 2 ही कंपनी अब इस बिड की रेस में है। उसमें से एक है टीसीएस और दूसरा है एनसेट। तो मैं बता दूं कि यानी ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो इन 2 प्रमुख कंपनियों में से कोई एक आपका एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है, यानी टीसीएस और एनसेट्स में से कोई एक इस एग्जाम को कंडक्ट करने। फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसमें 2 ही कंपनी यानी टीसीएस और एनसेट इसमें रेस में है, और जो ज्यादातर संभावना है वो है टीसीएस ही, इस 90% संभावना जो जताया जा रहा है वो है कि टीसीएस ही आखिर इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। आप इससे जुड़ी जानकारी को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, इस साइट्स में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। irEPS.gov.in में जाके आप इसके जुड़ी जानकारी, यानी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके जो क्या प्रक्रिया हुआ है और आखिर कहां तक पहुंचा है, इससे जुड़ी जानकारी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सर्विस के .gov.in की साइट्स में जाके इससे जुड़ी जानकारी को आप देख सकते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा कि ये ग्रुप डी एग्जाम को लेके जो लेटेस्ट और एक जानकारी है वो है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा हाल ही में ये बताया गया है कि इस एग्जाम को, यानी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी की एग्जाम हो, इसको जून तक फाइनल कर दिया जाएगा, यानी कंप्लीट कर दिया जाए। इसकी जो सीबीटी 1 की प्रक्रिया है वो जून तक पूरी तरह से कंप्लीट होने की संभावना बताया गया है। आइए अब हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के, यानी मैथमेटिक्स में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आखिर मैथ के किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, और आपको मैथ्स में किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि आप आसानी से मैथ में जो 25 प्रश्न पूछा जाएगा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बताता हूं कि देखिए, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, यानी संख्या पद्धति, याद रखिएगा कि संख्या पद्धति में आपको 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और इसको आप अगर सही तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़े भी सिंसियर तरीके से अगर पढ़ के जाएं तो इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दूसरा टॉपिक जो है वो है बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास से भी आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा बोर्ड मास से। एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है इससे भी आपको 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि, बहुत ही हमेशा से रहा है कि लाभ किसको होता है, हानि किसको होता है। ये लाभ हानि से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल भी होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं बता रहा हूं कि इन टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए आपको हम वही चीज बता रहे हैं कि जिस टॉपिक में आपको फोकस करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, आप उस टॉपिक को ज्यादा अगर अच्छे ध्यान देके पढ़ते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा मार्क्स लाने की संभावना आपकी है। चलिए बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, यानी टाइम एंड वर्क को, कार्य और समय में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। कार्य और समय से 2 से 3 प्रश्न। ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से 1 प्रश्न रहेगा। देखिए, बता रहा हूं कि ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी बहुत
इफेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा भी चीज है और इन चीजों कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं बता सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए जिस टॉपिक में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उस टॉपिक में जिससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको। चलिए यहाँ पे ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आपको 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कि आप नंबर सिस्टम पढ़ के जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस को भी पढ़िए अच्छे तरीके से, टाइम एंड वर्क को पढ़िए, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक से और ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं इधर हम लोग एज कैलकुलेशन के बारे में। देखिए एज कैलकुलेशन से एक प्रश्न रहेगा, एलिमेंट्री स्टैटिक से आपको 1 से 2 प्रश्न रहेगा एलिमेंट्री स्टैटिक से, और कैलेंडर एंड क्लॉक जो है इससे एक क्वेश्चन रहेगा, पाइप एंड डिस्टेंस से भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, परसेंटेज से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा और मेंसुरेशन से एक प्रश्न रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन और अलजेब्रा से आपको 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपको उन्हीं टॉपिक को फोकस करना है जिसमें ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना भी अधिक है, इसीलिए उसी टॉपिक को ज्यादा आप फोकस करें। पढ़ने का आप पढ़िए, हर टॉपिक को पढ़िए, लेकिन जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आप उस टॉपिक को अगर बेहतर तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो आपका ज्यादा मार्क्स आने की संभावना भी अधिक होती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, यानी जिसमें से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जांच जिसको बोलते हैं, 30 प्रश्न इससे रहेगा। तो इसमें मोस्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा किन टॉपिक से, हम उन टॉपिक को बताएंगे। जैसे पहले देखिए आप हैं डायरेक्शन टेस्ट, यानी डायरेक्शन टेस्ट से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्शन टेस्ट से। और दूसरा टॉपिक जो है रिलेशनशिप से भी 1 से 2 प्रश्न रहेगा, और सिमिलिट्री एंड डिफरेंस 1 से 2 प्रश्न यहां से रहेगा आपका। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एकदम डेफिनेटली क्वेश्चंस रहेगा और थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ज्यादा थोड़ा सतर्कता से ध्यान के साथ देखिए। अभी से याद रखिएगा कि स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजुकेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा और ये श्योरिटी है कि पूछा ही जाएगा इस टॉपिक से प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए दूसरा देखते हैं वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज से आपका एक प्रश्न रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 से या 3 प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा। वहीं अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज जो है इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेगा। डाइस से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिगर मैट्रिक्स की बात करें तो बताऊं कि फिगर मैट्रिक्स से भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। याद रखिएगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग एक क्वेश्चन, और वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम में मान के चलिए आपको पाई चार्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। तो रीजनिंग में जो 30 प्रश्न रहेगा, और इस 30 प्रश्न में आपको इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो मैं बताऊंगा कि आप 30 में से 25 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास एग्जाम को लेके। तो इस एग्जाम को तैयारी के लिए आप 5 से 6 ही महीना आपके पास बचा है। तो इस 5 से 6 महीना मैक्सिमम मान के जो बता रहा हूँ, 5 से 6 महीना, तो इस 6 महीना में आप इस टॉपिक को अगर बेहतर तैयारी करते हैं तो आपको बेहतर नंबर लाने की आपकी संभावना भी अधिक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेगमेंट, यानी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जो चौथा टॉपिक है इस एग्जाम में सीबीटी में जो पूछा जाएगा। चौथा टॉपिक जो है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इससे आपको 20 प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, और ये मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करंट अफेयर से होगा ज्यादातर प्रश्न, यानी 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि करंट अफेयर जो पढ़ना है वो आपको जनवरी 2020 से अप टू डेट, यानी जब तक एग्जाम हो रहा है उससे 1 महीना तक आपको जनवरी 2020 से अप टू डेट करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, जिसमें आपको 10 से 12 प्रश्न मिलेगा। देखिए इसमें सिलेबस में जो डाला गया है, डिफाइन किया गया है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में जो 20 प्रश्न रहेगा उसमें से डाला है कि करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से रहेगा, कल्चर से रहेगा, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा जाएगा, जो व्यक्तित्व से भी रिलेटेड प्रश्न रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा और पॉलिटिक्स से भी रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें बताता हूं कि जो 10 से 12 प्रश्न हो गया आपका करंट अफेयर्स, यानी 20 में से 10 से 12 प्रश्न आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा।
कला एंड संस्कृति, यानी अगर आप जनरल अवेयरनेस यानी जीके में अगर देखें तो जीके में कला एंड संस्कृति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें नॉर्मली पूछा जाता है कि किस स्टेट्स में कोई प्रमुख फेस्टिवल से पूछा जाएगा या प्रमुख नृत्य जो होता है उससे प्रश्न आता है। तो कला एंड संस्कृति से एक प्रश्न मिलेगा आपको, कंप्यूटर से एक प्रश्न रहेगा। याद रखिएगा कंप्यूटर को अगर आप थोड़ा ध्यान देख के जाएंगे तो कंप्यूटर से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा एग्जाम में, कंप्यूटर से एक प्रश्न रहेगा। खेल खिलाड़ी से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तित्व से भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, और जो 3 से 4 प्रश्न यानी जीके से पूछा जाएगा वो रहेगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, यानी 3 से 4 प्रश्न जो है इसके लिए अगर आप देखें तो आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि बहुत बड़ा है तो इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 से 4 प्रश्न रहेगा। तो नॉर्मली अगर इसको आप थोड़ा सा इसको बाद में भी ध्यान दें तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली आप जिस सेगमेंट्स में ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा उस सेगमेंट्स को आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए। तो इसीलिए देखिए ये बहुत छोटा टॉपिक है। कला एंड संस्कृति की बात बताऊं तो बताऊं कि कला एंड संस्कृति छोटा टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे तो एक प्रश्न आपका सियोरिटी हो जाएगा। खेल से भी आप देख सकते हैं, व्यक्तित्व को भी आप अगर देख लेंगे तो इससे भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा। करंट अफेयर्स में कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट जो भी चीजें हैं उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां से प्रश्न डालने की संभावना बहुत अधिक है। चाहे वो लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आने की संभावना अधिक है। तो करंट अफेयर्स में भी 10 से 12 प्रश्न जो रहेगा उसको भी अगर आप थोड़ा ध्यान और स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ते हैं तो 10 से 12 प्रश्न आपका श्योर होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। पहला कि करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड है या प्रमुख पुरस्कार, खेल खिलाड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी चीजें हैं, आप इसको जरूर पढ़िए। दूसरा चीज कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको भी जरूर पढ़ के जाइए आप, ताकि इन प्रश्न से और ये स्कीम्स वगैरह ये सब भी आते रहता है तो इस सब को भी थोड़ा देख लीजिएगा, तो इन चीजों से प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए बेहतर तरीके से अगर तैयारी करना है दोस्तों तो बताना चाहूंगा कि आपका रणनीति बहुत मायने रखता है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में मेहनत से ज्यादा आपका स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। मेहनत गधा जैसा आप मेहनत करिए, लेकिन आपका रणनीति घोड़ा जैसा होना चाहिए। याद रखिएगा कि रेस हमेशा घोड़ा ही जीतता है, गधा कभी रेस नहीं जीतता है। गधा मेहनत बहुत ज्यादा करता है लेकिन रेस हमेशा घोड़ा ही जीता है। इसीलिए मेहनत आपका गधा जैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी घोड़ा जैसा होना चाहिए, रणनीति घोड़ा जैसा होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का जमाना है और कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है दोस्तों। सच में सच्ची बात बताऊं कि कॉम्पिटिशन्स आज के टाइम अगर देखें तो नौकरी पाने के लिए बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन्स है, और इस कॉम्पिटिशन्स के दौड़ में अगर आप औरों से आगे निकलना चाहते हैं तो मेहनत से कहीं ज्यादा आपका स्ट्रैटेजी मायने रखता है। इसीलिए आप इस एग्जाम को, सिलेबस को लेके एक सही स्ट्रैटेजी आपका होना जरूरी है कि आपको किस सेगमेंट्स को पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और छोड़ने के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड चीज है। इसीलिए आपको पढ़ना से ज्यादा छोड़ने की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि आप जो चीज जहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता उस टॉपिक को अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपको प्रश्न करने की संभावना भी अधिक रहेगी। चलिए, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। और साथ ही अगर बोलूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा हो। चलिए, आने वाले एग्जाम को लेकर मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।